ग्लोबल साउथ में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट। गूगल, एनवीडिया, ओपन एआई, मतलब दुनिया के सारे बड़े सीईओ नई दिल्ली में। 100 से ज्यादा देश और 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। और इन सब के बीच भारत का $1.2 बिलियन का इंडिया एआई मिशन। लक्ष्य अब सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि एआई की दुनिया का नया सिस्टम बिल्डर बनना है। और सबसे बड़ी बात, चर्चा अब एआई के खतरों से हटकर उसके असर पर आ गई है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। आज हम नई दिल्ली में हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। और देखिए, ये कोई मामूली टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक जो बड़े एआई समिट्स हुए हैं, जैसे ब्रिटेन के ब्लिचले पार्क में या फिर सियोल और पेरिस में, उन सबका पूरा ध्यान एआई के वजूद से जुड़े खतरों, मतलब एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स और सेफ्टी पर था। हाँ, वो सारी बातचीत थोड़ी डिफेंसिव थी, एक डर पर आधारित थी। लेकिन नई दिल्ली का ये समिट तो जैसे पूरी कहानी ही पलट रहा है। बिल्कुल, यहाँ कीवर्ड सेफ्टी नहीं बल्कि इम्पैक्ट है, असर। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, क्योंकि अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि एआई से ग्लोबल मेजॉरिटी, मतलब दुनिया की ज्यादातर आबादी को असल में फायदा कैसे पहुंचाया जाए। भारत सरकार ने इसका थीम भी कुछ ऐसा ही रखा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यानी सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। ये 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। लेकिन मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो है इसका ढांचा। 3 सूत्र और 7 चक्र सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है। और ये है भी, ये जो 3 सूत्र हैं, ये इस समिट की नींव है, इसका वैचारिक आधार। अच्छा। पहला सूत्र है लोग, पीपल। इसका मतलब है कि एआई को इंसानी सम्मान, समावेश और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर बनाया जाए। यानी ये सिर्फ कोड नहीं, बल्कि इंसानियत का एक विस्तार होना चाहिए। एकदम ठीक है, तो एआई फॉर द पीपल। और दूसरा सूत्र, वो ग्रह से जुड़ा। हाँ, दूसरा सूत्र है ग्रह, प्लैनेट। और ये बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में जबरदस्त ऊर्जा लगती है। तो ये सूत्र कहता है कि एआई कंप्यूटिंग में कम से कम ऊर्जा लगे और साथ ही हम इसका इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में करें। ये तो एक तरह का संतुलन साधने जैसा है। एक तरफ विशाल डेटा सेंटर जो बहुत बिजली खाते हैं, और दूसरी तरफ उम्मीद कि वही एआई हमें क्लाइमेट चेंज से बचाएगा। और तीसरा सूत्र, तीसरा है प्रगति, मतलब एआई से समावेशी आर्थिक विकास हो और टेक्नोलॉजी तक सबकी बराबर पहुंच हो। ऐसा न हो कि एआई की वजह से अमीर और अमीर हो जाए और गरीब पीछे छूट जाए। सिद्धांत के तौर पर तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। लोग, ग्रह, प्रगति, कौन ही इनसे असहमत होगा। लेकिन असली चुनौती तो इन्हें लागू करने में है। मुझे लगता है 7 चक्र वाला फ्रेमवर्क इसी के लिए बनाया गया होगा, है ना? आपने सही पकड़ा, ये 7 चक्र ही वो इंजन है जो इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारेंगे। ये असल में 7 वर्किंग ग्रुप्स हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर ग्रुप की अध्यक्षता ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों के प्रतिनिधि मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि कोई एक तरफा फैसला ना हो। तो ये चक्र कौन कौन से हैं? कुछ जरूरी चक्रों पर बात कर सकते हैं। जरूर। पहला है ह्यूमन कैपिटल, मतलब एआई की वजह से बदलती नौकरियों के लिए लोगों को तैयार करना। दूसरा है सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेश, मतलब ये पक्का करना कि एआई का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। सही। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे अहम चक्र है वो है छठा और 7वां। अच्छा, वो कौन से हैं? छठा चक्र है एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई रिसोर्सेज। आज एआई की दुनिया में असली ताकत कंप्यूटिंग पावर और डेटा है, जिस पर कुछ ही कंपनियों का कब्जा है। तो ये चक्र इन संसाधनों को सस्ता और सुलभ बनाने पर जोर देता होगा। बिल्कुल। और ये सीधा सीधा 7वें चक्र यानी आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई से जुड़ जाता है। सही बात है। बिना सस्ते कंप्यूट के छोटे स्टार्टअप्स या यूनिवर्सिटीज तो वो बड़े मॉडल बना ही नहीं सकते, और फिर विकास कुछ ही कंपनियों तक सिमट कर रह जाएगा। एकदम। और यही तो ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी चिंता है। इसी को तोड़ने के लिए ये दोनों चक्र काम करेंगे। ये योजना कागज पर तो बहुत व्यापक लग रही है, लेकिन क्या ये सब असल में कुछ कर पाएंगे? क्योंकि इस समिट में हिस्सा लेने वालों की लिस्ट देखकर तो लगता है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उम्मीदें वाकई बहुत ज्यादा हैं। करीब 15 से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मैक्रों का आना तो खास तौर पर महत्वपूर्ण होगा। हाँ,
पेरिस एआई एक्शन समिट के बाद ये भारत और फ्रांस के बीच एक मजबूत टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का साफ संकेत है। और टेक इंडस्ट्री का तो पूरा जमावड़ा लगा ही होगा। अरे एआई की दुनिया का शायद ही कोई बड़ा नाम हो जो यहाँ नहीं है। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के जेनसन हुआंग, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ। जेनसन हुआंग का होना तो दिखाता है कि अब चर्चा सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं बल्कि उस हार्डवेयर यानी जीपीयू की भी है जिस पर यह सब चलता है। बिल्कुल। और भारत से भी मुकेश अंबानी, नटराजन चंद्रशेखरन और नंदन नीलेकणी जैसे दिग्गज हैं। तो ये सब मिलकर क्या सिग्नल दे रहे हैं? सिग्नल बहुत साफ है। भारत अब सिर्फ एआई प्रोडक्ट्स का एक बड़ा बाजार नहीं है, वो अब एक बड़ा टैलेंट पूल, एक पार्टनर और एक नियम बनाने वाला देश बनना चाहता है। तो इन 5 दिनों में होगा क्या? क्या इसका कोई खास एजेंडा है? ये सिर्फ भाषणों का मंच तो नहीं होगा? नहीं, एजेंडा बहुत सोच समझकर बनाया गया है, एक कहानी की तरह आगे बढ़ता है। अच्छा। पहले दिन पॉलिसी पर चर्चा होगी और एक बहुत बड़ा इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो शुरू होगा, जहां 400 से ज्यादा एग्जिबिटर्स अपने एआई सॉल्यूशंस दिखाएंगे। हाँ। फिर दूसरे दिन जमीनी हकीकत पर बात होगी, नॉलेज कंपेंडियम्स लॉन्च होंगे। ये केस स्टडीज होंगी? बिल्कुल, कि भारत में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा में एआई का सफल इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसके प्रैक्टिकल उदाहरण। मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी। सही। तीसरा दिन रिसर्च और प्रैक्टिस को जोड़ने का है। आईआईटी हैदराबाद एक रिसर्च सिंपोजियम कर रहा है जिसमें स्टुअर्ट रसल और योशुआ बेंगियो जैसे एआई की दुनिया के सबसे बड़े विचारक शामिल होंगे। वाह। चौथा दिन सबसे बड़ा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और फिर ग्लोबल सीईओज और पॉलिसी मेकर्स के साथ एक हाई लेवल राउंड टेबल भी होगी। हाँ, और अंत में 5वें दिन इन सारी चर्चाओं का निचोड़ निकलेगा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जीपीआई की बैठक होगी और अंत में एक लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया जाएगा, जो ग्लोबल एआई गवर्नेंस के लिए एक साझा रोड मैप बनेगा, ऐसी उम्मीद भी है। ठीक है, ये सब बहुत बड़ा और प्रभावशाली लग रहा है, लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इस समिट का रणनीतिक महत्व क्या है? दुनिया के लिए ये इतना जरूरी क्यों हो गया है? इसके 3 मुख्य कारण हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, संसाधनों का लोकतंत्रीकरण। ग्लोबल साउथ के देश देख रहे हैं कि महंगी कंप्यूटिंग पावर उन्हें हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर बना देगी। ये तो डिजिटल उपनिवेशवाद से बचने की कोशिश जैसा लगता है। आप कह सकते हैं। ये समिट एआई कॉमन्स और शेयर्ड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आइडियाज को आगे बढ़ा रहा है। और दूसरा कारण तो हम शुरू में ही बात कर चुके हैं, सुरक्षा से ज्यादा असर पर ध्यान। बिल्कुल। भारत अब दुनिया को सिर्फ एआई के खतरों के बारे में बात करते नहीं देखना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि एआई का सकारात्मक असर क्या हो सकता है। जैसे किसान ई मित्र या टीबी के डायग्नोसिस में एआई का इस्तेमाल। सही। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत का एक एआई सिस्टम बिल्डर के रूप में उभरना। सिस्टम बिल्डर, ये शब्द बार बार आ रहा है, इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक अच्छा नारा है या इसके पीछे कोई ठोस योजना भी है? इसके पीछे एक बहुत ठोस योजना है और उसी का नाम है इंडिया एआई मिशन। एकदम। सिस्टम बिल्डर बनने का नारा बिना इस मिशन के खोखला है। ये $1.2 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो इसी सोच का एक्शन प्लान है। तो इस मिशन का कोर आइडिया क्या है? इसका कोर आइडिया है सॉवरन एआई यानी डिजिटल आत्मनिर्भरता। हर देश चाहता है कि उसके पास अपना कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अपने डेटा पर ट्रेंड हुए एआई मॉडल्स हों, ताकि वो किसी दूसरे देश या कंपनी पर निर्भर न रहे। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है कंप्यूटिंग पावर से। हाँ, क्योंकि एआई में आज जिसके पास जीपीयू हैं वही राजा है। और मिशन के तहत 38,000 से ज्यादा हाई एंड जीपीयूज भारतीय स्टार्टअप्स और अकादमिक संस्थानों को दिए जा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम कीमत पर। कितना कम? सिर्फ 65 रुपए प्रति घंटे में, जो ग्लोबल रेट का लगभग 1/3 है। सिर्फ 65 रुपए प्रति घंटे। यह तो वाकई स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए गेम चेंजर है। बिल्कुल। अचानक से उनके लिए वो दरवाजे खुल गए हैं जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए खुले थे। और इसे बढ़ाने की भी योजना है। हाँ, 2026 के अंत तक इस क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 1 लाख जीपीयू तक ले जाने की योजना है। ये सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं होगी। नहीं, मिशन का दूसरा बड़ा हिस्सा है स्वदेशी मॉडल बनाना। भारतीय डेटा और भाषाओं पर प्रशिक्षित स्वदेशी एलएलएम बनाने के लिए 12 टीमों को चुना गया है। और इसके लिए डेटा कहाँ से आएगा?
उसके लिए एआई कोश नाम का एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिस पर 7,500 से ज्यादा भारतीय डेटा सेट मौजूद है। तो मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा तीनों पर एक साथ काम हो रहा है। और इसका असर निवेश पर भी दिख रहा होगा। असर जबरदस्त है। अनुमान है कि अकेले इस समिट से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में ही करीब $70 बिलियन का निवेश आएगा। $70 बिलियन। हाँ, गूगल ने भारत में अपना अब तक का सबसे बड़ा $15 बिलियन का निवेश घोषित किया है। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र में एक पूरी एआई इनोवेशन सिटी बनाने के लिए $11 बिलियन लगा रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि दुनिया ऐसे गंभीरता से ले रही है। बहुत गंभीरता से। तो मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि कूटनीति और अर्थशास्त्र की भी एक बड़ी बिसात है। हाँ, ये समिट कूटनीति का भी एक बहुत बड़ा मंच है। फ्रांस के साथ मिलकर होराइजन 2047 रोडमैप और इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 की शुरुआत हो रही है। और अमेरिका के साथ? अमेरिका के साथ अब बातचीत सिर्फ सामान बेचने या खरीदने की नहीं है, बल्कि सुरक्षित सप्लाई चेन और इंटरऑपरेबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने की है। तो अमेरिका अब भारत को चीन के तकनीकी दबदबे को संतुलित करने वाले एक पार्टनर के तौर पर देख रहा है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार। ये सब हाई लेवल बातें हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी कुछ हो रहा है? क्या ये एआई क्रांति सिर्फ बड़े शहरों और बड़ी कंपनियों तक सीमित रहेगी? एक बहुत जरूरी सवाल है और इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एआई फॉर ऑल और एआई बाय हर जैसे ग्लोबल चैलेंज चलाए जा रहे हैं, जिनमें टॉप इनोवेटर्स को 2.5 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार मिलते हैं। हाँ, और युवाओं को जोड़ने के लिए युवा एआई चैलेंज है। लेकिन जो पहल मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है कौशल रथ। कौशल रथ? ये क्या है? ये एक मोबाइल कंप्यूटर लैब है, एक बस जिसमें लेटेस्ट कंप्यूटर और एआई टूल्स हैं, जो दूर दराज के गांव और कस्बों में जाती है और वहां के युवाओं को जनरेटिव एआई की ट्रेनिंग देती है। वाह, ये कोशिश है कि एआई का ज्ञान कुछ चुनिंदा संस्थानों तक सीमित ना रहे। हाँ, बल्कि देश के कोने कोने तक पहुंचे। अंत में इस विशाल आयोजन के लिए दिल्ली में तैयारियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तैयारियां अभूतपूर्व हैं। 10,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। और शहर के सभी बड़े लग्जरी होटल पूरी तरह से बुक होंगे। हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ वीवीआईपी स्वीट्स की कीमत तो 30 लाख रुपए प्रति रात तक पहुंच गई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, पूरे आयोजन को प्लास्टिक मुक्त और पेपरलेस रखा गया है, जो समिट के ग्रह सूत्र के साथ मेल खाता है। तो कुल मिलाकर ये समिट एआई पर वैश्विक सोच को खतरों से हटाकर समाधानों और अवसरों की ओर ले जा रहा है। यहां से हम सबके लिए बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि आने वाले दशक में एआई में वैश्विक प्रभाव सिर्फ उनका नहीं होगा जो सबसे जटिल एल्गोरिथम बनाते हैं, बल्कि उनका होगा जो इन एल्गोरिथम को बड़े पैमाने पर लागू करके आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। यानी टेक्नोलॉजी की जटिलता से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका मानवीय असर होगा। बिल्कुल, और ये समिट दिखाता है कि भारत इस यात्रा का नेतृत्व करने का इरादा रखता है। एक नई दिल्ली आम सहमति बनाने की कोशिश, जो मानवता की सेवा करे, समावेशी विकास करे और हमारे ग्रह की रक्षा करे। ये वाकई एक ऐतिहासिक मोड़ लगता है। लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पर भी छोड़ जाता है। वो क्या? तो हम एआई कॉमन्स और साझा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल, सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और सबसे बड़ा डेटा कुछ ही विशालकाय कंपनियों और देशों के हाथों में केंद्रित है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या संसाधनों के लोकतंत्रीकरण की ये पहल सच में एक बराबरी वाली डिजिटल दुनिया बना सकती है, या ये बड़ी शक्तियों के सामने सिर्फ एक आदर्शवादी सपना बन के रह जाएगी? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। आज की एक गहरी चर्चा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताइए। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नए विषय के साथ।